और बरसात में लोगों का जो हाल होता है वो यहाँ देखने लायक होता है। लोगों को उम्मीद तो रहती है कि इस चुनाव में ऐसा कोई प्रत्याशी आएगा जब इन समस्याओं का समाधान करेगा। देखिए, मेन मुद्दा यहाँ का जो है वो किसान का है। देखिए, यहाँ की जो मेन इनकम है वो किसानी से है, खेती से है। और अभी कुछ ही समय पहले 3-4-5 महीनों पहले ही ये सोलानी नदी के बांध को जो पक्का जो नहीं है, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं दबाव, पानी जैसे दबाव आता है तो वो टूटता है। टूटने के बाद इसी क्षेत्र से पानी होते हुए नीचे बड़ी गंगा में निकलता है। उस वजह से सारी फसल को नष्ट करते हुए चला जाता है। देखिए, इस साल सभी की फसल मरी है। बहुत ये समझिए, किसान इतनी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है कि उनको ये नहीं समझ आ रहा कि भाई अपना खर्चा कैसे चलाएं, क्या करें। सबसे बड़ी तो समस्या है जी, जो बांध टूटता है, पानी आता है, पैदा सब बाजा किसान आसानी जानती लेकर खेत में चला गया हो, या बहुत हालत ख़राब है। पशु है वो अभी तंग है। हाँ जी, देखो जब किसान पर नहीं होगा तो किसान क्या कर लेगा, खेत में ही क्या कर सका किसान, जब खेत में नहीं होने का कहाँ से लाभ। वजह एक तो बांध की वजह, ये जो बांध है सोलानी का, ये टूट जा। फिर दूसरी बात ये फैक्ट्री बनी है ऊपर हैदराबाद, इन सब आता है केमिकल, और केमिकल का कारण कर वो ख़त्म कर दे सब मामले को। सब मामला ख़त्म है, कुछ नहीं आया यहाँ। विधायक को कहें, विधायक फूल तो बरसाता, फिर गांव में किसी को पूछता नहीं होना क्या, वह फूल में रह जाएगा, और कुछ होना नहीं। हरिद्वार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तराखंड के 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, जो 1977 में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। ये 1977 की बात है, जब 1972 में गठित किए गए परिसीमन आयोग के बाद 1977 में पहली बार हरिद्वार लोकसभा अस्तित्व में आई। उससे पहले इस लोकसभा का कुछ हिस्सा, जैसे लक्सर की तरफ का, वो मुजफ्फरनगर में पड़ता था, और इधर हरिद्वार शहर की तरफ का यानी पश्चिम हरिद्वार का सहारनपुर में था। और ये जहां हम खड़े हैं ये बिजनौर और ये पूरा गढ़वाल और ये सब अलग अलग लोकसभाएं थी, जिसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा यहाँ पर आता था। लेकिन 1977 में हरिद्वार एक पृथक से लोकसभा सीट के रूप में अस्तित्व में आई। इस सीट पर लगातार चुनाव होते रहे और इन चुनावों में कभी कांग्रेस, कभी लोकदल, कभी भाजपा, तो ये मिश्रित तरीके से एक जो हम ये कह सकते हैं कि कभी किसी के हिस्से में, कभी किसी के हिस्से में इस लोकसभा में जीत दर्ज होती रही, लेकिन किसी एक पार्टी की ये बनकर ये सीट कभी नहीं रही। हर क्षेत्र में प्रगति हुई। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अब तक यहाँ के सांसदों ने हरिद्वार के लिए क्या काम किया। वो कर भी जा रही थी उसकी कार, जो हाल विधायक है 10-12 कार थी, अगर बस सड़क को भाग गया तो। ये तो बिल्कुल सड़क का गांव है, सांसद आया कभी नहीं? यहाँ तो कोई नहीं आया। तो सुनने वाला ही नहीं, सुनने वाला तो नहीं विधायक ऐसे हो रहे। हमारे बताओ क्या करें इनका, हमारी छोटे आदमी को कौन सुन लिया, सब बड़ों की सुनो। हम तो सोचते नहीं फिर तो बेवकूफ़। हाँ ये जी बहुत, और उन्होंने काम भी करे। वैसे तो इसे उत्तराखंड की राजनीति में उनसे बढ़िया कोई व्यक्ति में तो मानता नहीं काम करने वाला हो। निशंक जी। हाँ जी, काम बहुत हुए हैं। देखिए क्या होता है, एक सामान्य व्यक्ति लगातार नेता के संपर्क में न रहने की वजह से मिल नहीं पाता, तो उनको कई बार ऐसा लगता है कि नेता आ ही नहीं रहे। ये सांसद का गोद लिया हुआ गाँव है जी, पूर्व में इनको इस गांव को गोद रखा उन्होंने, और काफ़ी इसमें कार्य भी हुए हैं। सारे गाँव में अंदर सड़कें बनी हैं, बहुत सारे काम मेरे सामने हुए हैं। हरिद्वार सीट के आप भौगोलिक क्षेत्र को समझिए। अब हरिद्वार सीट हरिद्वार ही नहीं, देहरादून के धर्मपुर तक जाती है, यानी देहरादून का तकरीबन 1/4 शहर हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र में आता है। हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटें और देहरादून जनपद की 3 विधानसभा सीटें इस हरिद्वार लोकसभा के भीतर आती हैं। अभी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्र सिंह रावत लड़ रहे हैं, जो डोईवाला से विधायक रहे भी हैं और इस राज्य के तकरीबन 4 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ये सीट यूपी बॉर्डर से शुरू होती है नारसन से, और देहरादून के शहर के भीतर तक चली जाती है। अगर आप मतदाताओं का मिजाज समझने की कोशिश करेंगे, या मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो ये जो सीट है हरिद्वार शहर तक, यानी ऋषिकेश तक भी आप मानकर चल सकते हैं, थोड़ा ऋषिकेश से पहले तक, ये सीट पूरी तरह से इसका स्वभाव मैदानी मूल का है। यहाँ पर पश्चिम यूपी में जिस तरह का ट्रेंड चुनाव का रहता है, उसी तरह यहाँ भी पोलिंग का एक जो मैकेनिज्म बना हुआ है लोगों का, वो रहता है। इसके बाद ऋषिकेश, डोईवाला और धर्मपुर वो देहरादून की सीट हैं, और वहाँ पर पर्वतीय मूल के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। और वहाँ पर जो डोईवाला कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से जो मौजूदा प्रत्याशी है 3-4 बार विधायक भी रह चुके हैं।
और इसी के साथ ही जब धर्मपुर में आप एंट्री करते हैं तो धर्मपुर सीट आपको देहरादून महानगर के भीतर तक ले जाती है। तो ये हरिद्वार संसदीय क्षेत्र का एक भौगोलिक स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि समस्या सिर्फ बाढ़ की है। बाढ़ के लिए दोषी अवैध खनन पर लगाम लगाना भी एक बड़ा मुद्दा है। हरिद्वार जिले में एक और चीज ऐसी है जो हरिद्वार को भी बदनाम करके रखती है। आप सोच सकते हैं कि अवैध खनन की यहाँ इतनी मारामारी रहती है। किसी की भी सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, अवैध खनन को लेकर हमेशा हरिद्वार सुर्खियों में रहा है। और जो बदनामी यहाँ राजनीतिक सरकारों को झेलनी पड़ती है वो अलग है, लेकिन आज तक अवैध खनन को रोकने का एक ठोस मैकेनिज्म नहीं बन पाया जिससे सरकार को रेवेन्यू में बढ़ोतरी मिल सके। इन समस्याओं पर नेता हर बार आश्वासन देते हैं और फिर लौटकर वापस नहीं आते। जनता में नाराजगी तो होगी ही। माहौल भी ठीक चल रहा जी। ठीक कैसे? माहौल सही चल रहा, समीकरण बढ़िया बना पड़ा। और क्या जी? यहाँ की शहर की मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या तो कुछ नहीं है, बस गुंडागर्दी है थोड़ी। अच्छा, हाँ जी। तो कह रहे हैं भाजपा के राज में सब मिट गई है गुंडागर्दी। मिट्टी कहाँ जी? अभी तो चल रही, अभी कहाँ मिट्टी जी? वो तो कहने की बात है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। मुद्दे क्या हैं यहाँ में बेसिकली? है जी, समस्या क्या है? समस्या तो यहाँ से समस्या कुछ नहीं है। यहाँ समस्या एक नंबर नहीं जा। जल भराव की नहीं है। हम पिछली बार भी आए थे यहाँ। यहाँ आपकी दुकान में भी पानी था, याद है? फुल पानी आ जा जी। क्या है उसके वो भी समस्या? वो तो इधर ही, यहाँ तो पानी आ गई, इधर भी इलाके में पानी हो जा। जो ये मुद्दा है पानी वाला, इसका समाधान कैसे हो? इसका समाधान जो है, जब तक इसमें जो ये मेन सड़क थी रुड़की से जो लक्सर आई हुई है, इस पे जो अंडर पुलियाएँ थी वे सभी जो हैं अतिक्रमण के तहत बंद कर दी गई हैं, जिस पे ना चेयरमैन ध्यान देते हैं ना यहाँ के एमएलए ध्यान देते हैं। ऐसा है जी, ओवरब्रिज तो बन गया लेकिन ना बनने के बराबर है। एक तो इसकी चौड़ाई बहुत कम कर दी गई है, ठीक है जी। और यहाँ पहले जो गन्ना किसान थे झोटा बुग्गी से गन्ना लेकर के मिल को सप्लाई करते थे, लेकिन अब जो छोटे किसान हैं वो जमा में से माइनस में हो गए। कारण ये ओवरब्रिज के कारण, ओवरब्रिज की हाइट ज़्यादा। अगर एक अंडरपास यहाँ के किसानों को, लोकल किसानों को दिया जाता सरकार के द्वारा, तो इस समस्या का भी समाधान था। मैं घर से यहाँ दुकान तक आऊँ तो हमारी सड़क आज तक टूटी पड़ी, सारी की सारी। बाला वाली मोड़ से लेके और बिलोक तक सारी सड़क टूटी पड़ी। यहाँ गोड्डो गोड्डो तक पानी भर जा जी, कोई भी देखने वाला लक्ष्य में नहीं है। चलो घरेलू तो एक अलग विषय हो गया, मेन ट्वेल का है। देखो किसानों का तो ट्वेल से ही है मामला, घरेलू का तो मैं ये कहूँगा कि भाई जिसका है उसको देना चाहिए, पर किसानों को थोड़ी सी राहत इसमें मिलनी चाहिए। जैसे ट्यूबवेल के बिल हैं के लिए प्रॉब्लम क्या है, मतलब शहर को क्या चाहिए? जैसे बाढ़ग्रस्त में पानी भरा सके दुकानदारों को जी, तो कोई नेता नहीं आया। एप्लीकेशन दी नगर पालिका में कोई देखने के लिए। रावत जी और मुख्यमंत्री जी ये तो सब आए, निशंक जी भी आए। अरे आए तो जी, रोड घूमते कुछ फायदा, समस्या तो पूछनी चाहिए थी दुकानदारों से आके उन्हें, भाई क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको, क्या दिक्कत है। अभी आए थे, निशंक साहब आए थे और ये पुलिस वाले आए, हमारी बाइक लग रही, हटाओ इसको हटाओ। पब्लिक से ही तो नेता बनने हैं जी। पब्लिक पे फिर टंडा चार्ज करते हैं जी ये नेता लोग जी। जनता की नब्ज पर हाथ रखा नहीं कि समस्या सामने आने लगी। जब गन्ना ही नहीं, चीनी मिल कहाँ को उसमें सड़क की पीढ़ी जाएंगी, है ही नहीं, कुछ भी खत्म खेल। मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए उन वायदों का निराकरण नहीं किया गया। जैसे 3 महीने के लिए बिजली बिल के लिए बोला गया था, वो नहीं हुआ। सहकारी समितियों में जो बिल माफ़ी के लिए दिया गया था वो नहीं हुआ, बिल माफ़ भी नहीं हुए। और सबसे बड़ी समस्या हमारे खादर क्षेत्र की ये रही, जो यहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण यहाँ जितने भी गन्ना किसान हैं उन तक प्रॉपर रूप से सहायता नहीं पहुँच पाई, वो भी 12 बाँटी हो गई है। किसान अब की बार माइनस में है यहाँ के किसान। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और डिग्री कॉलेज की है। जैसे कि हमारे ग्रामीण बच्चे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये फीस जाती है। उसका समाधान होना चाहिए जिससे कि गरीब का बच्चा पढ़ सके। अमीर के पास तो है। हरिद्वार के लोग बाहरी कैंडिडेट को भी नापसंद करते हैं। सभी लोग बाहर के हैं। अपना नेता क्यों नहीं तैयार किया? अब यहाँ के लोगों को ये नेता बनाने ही नहीं देते हैं, अपने ऊपर से थोप देते हैं। कुछ वोटर तो बिल्कुल कोर वोटर दिखते हैं।
हाँ, भाजपा बढ़त में भाजपा का ही कैंडिडेट यहाँ मजबूत है अभी आज की तारीख में। बाकी तो देखिए समय है, पर रिजल्ट यही कहता है, जो माहौल कहता है कि बीजेपी ही इस बार यहाँ पर कारगर होगी। देखो जैसी वोट इसकी जनता की चल रही, और की नहीं चल रही। जनता? हाँ जी। मतलब जनता क्या, भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। और आप कह रहे काम हो नहीं रहे, तो हम क्या करें जी, बताओ कह तो सका हम। हमारी तो यही है सब, जो भारतीय जनता पार्टी जो हो बहुत सुविधा देती है, इतने रोड बनाए, इतना यो कराए, इतने लोगों को पैसे दिए, कुछ नाज दे रही है, शुरू से ही दे रही है। हमारा तो यही कहना है, सबको भारतीय जनता पार्टी को बनाओ अगर यहाँ जीना तो। हाल तो बस हमें ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का। हम तो पर्चा आउट कर दो। 20 साल हो गए मोदी बीजेपी में जुड़े हुए। 20 साल और जय जयकार हो रही, हमारी तो मौज मस्ती आ रही। अच्छा, कैसे आ रही मौज मस्ती? कुछ मौज मस्ती, 7 दड़ी तो राशन, हाँ, मियाँ बीबी को पेंशन, वाह, और क्या चाहिए। जिन्हें वोट का अधिकार भी नहीं, वो भी अपनी राय रख रहे हैं। आप बताओ बेटा, आपका क्या नाम है? आदित्य। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। मोदी है। अच्छा, और मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ आपको क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? यहाँ चुनाव चल रहे हैं, आपको पता है? मोदी जीतेगा। हरिद्वार में पिछले 2 साल चुनाव में बीजेपी का कब्जा रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जीते थे। महसूस होता है। लेकिन इस बार मैदान में त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उनके सामने हैं हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत। यहाँ पर कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं इस बार वीरेंद्र सिंह रावत हैं। वीरेंद्र सिंह रावत हरीश रावत के पुत्र हैं और वो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप इसको ऐसा समझिए जैसे परीक्षा बेटा दे रहा है और रिपोर्ट कार्ड बाप का आएगा। चूंकि हरीश रावत का ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ से सांसद रहे हैं, इनकी बेटी यहाँ हरिद्वार ग्रामीण से विधायक है अनुपमा रावत, तो वीरेंद्र रावत किस लेवल पर जाकर इस जंग में ठहरेंगे, ये हरीश रावत का मूल्यांकन करने का एक जरिया होगा। और हरीश रावत जिस तरह से अपने बेटे के प्रचार प्रसार में लगे हैं, उन्होंने पूरी ताकत हरिद्वार में झोंक दी है। लेकिन यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत भी काफ़ी मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे हैं। एक तो भाजपा की लहर जैसी बात हर रोज होती है और त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल इस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बसपा के जमील अहमद जो यहाँ पर आए हैं, वो कितना मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण कर पाएंगे या विभाजन कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रथम दृष्टया लगता है कि यहाँ पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही सिमटेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से अजीत सिंह राठी।